नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में जो 4 केंद्र स्थान होते हैं, इसके बाद जो बाकी बचे हुए 8 स्थान होते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए और ये देखिए कि आपका लग्नेश इनमें से किस में पड़ा है। आप सबसे पहले केंद्र को ले लीजिए जो आपका लग्न स्थान है। इसके बाद आप दूसरे और तीसरे स्थान को ले लीजिए। ये आपके पहले 3 भाव हो गए। क्या आपका लग्नेश इनमें पड़ा है? अगर इनमें नहीं पड़ा है तो फिर अब आप आ जाइए चौथे, पाँचवें और छठे भाव में। इन 3 भावों में किसी में आपका लग्नेश पड़ा है। अगर इनमें भी नहीं पड़ा है चौथे, पाँचवें और छठे में, तो फिर 7वें, 8वें और 9वें भावों को देखिए। क्या आपका लग्नेश इनमें है? अगर इनमें भी नहीं है 7वें, 8वें, 9वें में, तो वह 10वें, 11वें और 12वें भाव में से किसी एक में होगा। ये देखना आपका पहला काम है कि वो पहले 3 भावों में है, दूसरे 3 भावों में है, तीसरे 3 भावों में है या चौथे 3 भावों में है। इसके बाद अब आप ये देखिए कि उस 3 भावों के समुच्चय में, यानी कि उन 3 भावों में कौन से ग्रह ज़्यादा हैं। वो 3 भाव आपके लग्नेश के बाद वहाँ पे और कौन कौन से प्लैनेट्स है या कोई भी प्लैनेट्स नहीं है। इस बात की बहुत कम ही संभावना होगी कि वहाँ पे कोई और प्लैनेट्स नहीं होंगे। क्या आपका लग्नेश जिस भाव में है, जिस राशि में है, अकेला है? क्या उसके आगे या पीछे के भावों में, उन 3 भावों में, उन पार्टिकुलर 3 वाले सेट में कोई पाप ग्रह, कोई शुभ ग्रह मौजूद है? उनकी गिनती गिनिए। अगर आपका लग्नेश अकेला है तो फिर आपके जीवन में अशुभ घटनाओं की तुलना में शुभ घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर लग्नेश अकेला होता है और उसके साथ कोई भी पाप ग्रह नहीं होता है उसके समानांतर, उसके आगे पीछे के भावों में, तो इस कंडीशन में उसका जीवन अच्छा ही ज़्यादा गुजरता है, शुभ घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। अशुभ घटनाओं की मार, अशुभ घटनाओं का अटैक, आक्रमण कम होता है। अगर उन सभी भावों में जिसमें भी आपका लग्नेश है कोई कारक या कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो आपके जीवन में शुभ घटनाओं की आवृत्ति और ज़्यादा होगी, उनकी डेप्थ्स और ज़्यादा होगी। लेकिन एक समस्या बनी रहेगी कि आप के पास जो भी पैसे आएंगे आप उनको जल्दी खर्च कर देंगे, या आपके पास जो भी संभावनाएं आएंगी उनको आप सस्ती पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी पाने के लिए, लोगों के की नज़र में ऊंचा दिखने के लिए, अमीर दिखने के लिए प्रचारित करके बहुत जल्दी आप उस अवसर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर उन 3 भावों में आपके लग्नेश के साथ कोई अशुभ ग्रह है या अकारक ग्रह है, चाहे वो साथ साथ हो उसी भाव में जिसमें आपका लग्नेश है या फिर उन 3 भावों में से किसी में भी, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर वो प्लैनेट आपके लग्नेश वाले भाव और राशि से पीछे है, लेकिन उसे उन्हीं तीनों में होना चाहिए, तो वो आपके जीवन में समस्याएं भी पैदा करेगा और सहूलियत भी पैदा करेगा। समस्याएं इस रूप में पैदा करेगा कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, और जो भी चीज़ें आप पाना चाहेंगे प्रायः उन्हीं चीज़ों के लिए तरसते रह जाएंगे। जो चीज़ें आप पाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी से, ज़्यादा सिंसियरिटी से, ज़्यादा अर्नेस्टी से, उन्हीं चीज़ों के लिए आपको वो प्लैनेट तरसा देगा, लेकिन सॉल्यूशन भी वही करेगा। मान लीजिए कि आपका लग्नेश लग्न भाव में ही है, तो इसमें 3 भावों का सेट लग्न, द्वितीय और तृतीय स्थान हो गया, और आपके लग्नेश के भाव से, यानी कि लग्न के भाव से पीछे जो 12वां भाव है उसमें कोई पाप ग्रह है, हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। तब तो फिर आपको देखना होगा कि लग्न स्थान में ही डिग्री में कौन उससे पहले है, कौन उसके बाद में है। जितना ज़्यादा वो प्लैनेट दूसरे भाव की ओर होगा
उतना ज़्यादा ही हम उसको मानेंगे कि वो लग्नेश के बाद पड़ा है। अगर लग्नेश बिल्कुल अकेला है, लग्नेश के पीछे कोई भी प्लैनेट नहीं है और लग्नेश के बाद ही कोई भी प्लैनेट है, तो उन प्लैनेट्स की संख्या कितनी है? अगर उन प्लैनेट्स की संख्या ज़्यादा है तो उनको काउंट कीजिए, उनमें कारक अकारक और शुभता अशुभता इसका गणित रखिए अपने पास। और सबसे पहले ये देखिए कि अगर लग्नेश के पीछे कोई प्लैनेट है और वो अशुभ या अकारक है, क्रूर है, तो आपके जीवन में वो उन चीज़ों के लिए आपको तरसा देगा जिन चीज़ों को पाने की आप शिद्दत से इच्छा रखते हैं, शिद्दत से कामना रखते हैं। और यदि आपका लग्नेश जिस भाव में है उससे आगे, उसी भाव में या उससे आगे की राशि और भावों में कोई अशुभ क्रूर पाप ग्रह मौजूद है, बैठा हुआ है, तो ये ग्रह आपके लिए बहुत ही अधिक सफलता प्रदान करने वाला होगा। ये ग्रह आपके नाम को, आपकी पावर को, आपकी पोजीशन को इतना आगे तो लेकर के जाएगा ही जाएगा कि जिसके बाद आपका जो रुतबा है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, आपके जानने वालों के बीच में, आपको नहीं जानने वालों के बीच में, तो आप उनके लिए एक बहुत ही ऊपर की चीज़ हो जाओगे। इस बात को आप कैलकुलेट करके देखें, समझें। हाँ, ये बात तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब लग्नेश के आसपास 3, 4 या 5 ग्रह हों, तो इससे एक समस्या भी उत्पन्न होती है। एक तो ये कि आपके जीवन में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समस्याएं भी बढ़ जाएंगी, सफलताएं भी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये तो फिर होगा कि ये सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन इससे जो समस्या बढ़ने वाली वो ये है कि हमारी कुंडली में बहुत सारे भाव खाली हो जाएंगे एक तरफ, और जो खाली घर होते हैं वो आपके जीवन में एक बहुत ही विचित्र समस्या पैदा करते हैं, और ये समस्याएं भी सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। मैं उनकी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा कि अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा लगातार खाली ग्रह खाली भाव छूट गए हों, खाली राशियाँ छूट गई हों, खाली घर छूट गए हों, तो इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में तो चर्चा का विषय यही है कि आपका लग्नेश जिन 3 भावों के ग्रुप में पड़ा है, एक में 1, 2, 3 भाव, उसके बाद फिर 4, 5, 6, उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां भाव, उसके बाद फिर 10वां, 11वां, 12वां, इन्हीं में से तो किसी में पड़ा होगा। तो उसके साथ पाप ग्रह हैं इन 3 भावों में, या शुभ ग्रह हैं, या दोनों प्रकार के ग्रह हैं। अगर दोनों प्रकार के ग्रह हैं जैसे कि शुभ और अशुभ, तो शुभ ग्रहों की विजय हो जाएगी। लेकिन अगर लग्नेश के साथ कोई ग्रह है ही नहीं, या केवल शुभ ग्रह ही शुभ ग्रह हैं, तो बात दूसरी हो जाती है। अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो ये आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। ये एक अलग तरह का आकलन है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे। मैं किसी को भी अपनी बात थोपता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों को मैंने देखा और ये बात बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित होती है। और मैं अपने चैनल पे जो भी बात आपको बताता हूँ, आप उसको माने या ना माने ये मैटर नहीं करता है। मैं अपनी बात अपने चैनल पे कहने में स्वतंत्र हूँ। आप भी परीक्षण करके देख लें। अगर आप 10, 20, 50 कुंडलियों को उठाएं और देखें कि लग्नेश किन 3 भावों के समुच्चय में पड़ा है, और अगर लग्नेश के साथ या आगे पीछे केवल शुभ ग्रह पड़े हैं उन 3 भावों में, केवल कारक ग्रह पड़े हैं, उनमें भी एक अंतर है। अगर हम सिर्फ शुभ ग्रहों की चर्चा करें जिनमें कि बुध, शुक्र, चंद्रमा इत्यादि जैसे ग्रह हैं, जैसे कि सबसे शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है, इस तरह की कैटेगरी के ग्रह हैं, तो जातक अपने जीवन में आए हुए आनंद, सुकून और सपोर्ट में इतना मगन हो जाता है कि वह बड़े बड़े अवसरों को और समय को और ऊर्जा को गंवा देता है, गंवा सकता है। इसलिए एक पाप ग्रह का आगे या पीछे होना बहुत ज़रूरी है, एक अशुभ ग्रह का आगे या पीछे होना बहुत ज़रूरी है। लोग पाप ग्रहों से इतना डरते हैं, और अगर उनका बस चलता तो वो अपनी कुंडली से सभी पाप ग्रहों को मिटा देते, हटा देते।
लेकिन शुभ ग्रह जो होते हैं वो आपको लेथार्जिक बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, और अशुभ ग्रह जो हैं आपको डेंजर्स के प्रति, रिस्क के प्रति, संकटों के प्रति, दिक्कतों के प्रति एक्सपोजर प्रदान करते हैं और आपके अंदर में जो सोई हुई एबिलिटीज है उसको जगाने का काम करते हैं। इसीलिए लगने के साथ आगे या पीछे अगर एक अशुभ या एक अकारक ग्रह होता है, एक क्रूर ग्रह होता है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत मजबूत होते हैं और अपने प्रयत्नों के द्वारा वो अपने भाग्य को बदल करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर सिर्फ शुभ ही शुभ ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख तो बहुत होगा, लेकिन जब भी कभी अशुभ समय आएगा, क्योंकि अशुभ तो आएगा ही आएगा, तो उस समय में उसको दिखाई पड़ेगा कि उसके हाथ खाली हैं, उसके पास न तो धन है, न सपोर्ट है, न माता है, न पिता है, न कोई ग्रैंडफादर है, न कोई गॉड मदर है, न कोई गॉड फादर है, और न पैसा है। तो क्या अगर आपकी कुंडली में आपके लग्नेश के आगे पीछे या साथ में सिर्फ शुभ ग्रह हैं तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बहुत सुरक्षा है, बहुत सपोर्ट है, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। और जन्म कुंडली बस इस बात को समझने का एक रास्ता है कि आने वाला समय कैसा होगा, और आने वाला समय कैसा होगा इस पर एक बहुत ही अच्छा रिसर्च आधारित वीडियो हम लाने वाले हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक एक वीडियो को बनाने के पहले हम बहुत सारी कुंडलियों को देखते हैं, और जो बात सारी चैनल वाले सारी वीडियोज़ पे बता रहे हों, चाहे वो ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से बता रहे हो, ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बता रहे हैं, उनसे अलग हट करके वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। लेकिन वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल आपको सता रहा है तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी फीस में आपकी जन्म कुंडली की विश्लेषण की जाती है, और आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि जब हम आपकी जन्म कुंडली को लेते हैं तो उसके बारे में आपको जो कुछ भी आपको फ़ोन कॉल पे बताते हैं, या अगर आपको राइटिंग में वो चाहिए वो राइटिंग में देते हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशंस के बाद भी आपको अगले 3 से 5 कॉल तक हम सपोर्ट जारी रखते हैं। और कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई बात गंभीर हो, पेचीदी हो, डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो आपको समझने में हम फ़ोन से सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली ली और आपका हमारा रिश्ता ख़त्म। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आप पर पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी व्यक्ति जीवन में बहुत रेस्टलेस बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उनको जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, बहुत परीक्षाओं से, तो वो अपनी ही बात ज्योतिषी को सुनाए चले जा रहे हैं, और ज्योतिषी की कोई भी बात वो पूरी नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी ज्योतिषी आपकी मदद कैसे कर पाए? ज्योतिषी जिन सवालों को आपसे पूछे उन सवालों का जवाब आपको देना है, न कि आप अपने तरीके से बातचीत को शेड्यूल कर सकते हैं। आप अगर अपने तरीके से बातचीत को प्लान करेंगे तो वो तो हो गया कि हमने आपसे अपॉइंटमेंट ली, लेकिन यहाँ तो आपने हमसे अपॉइंटमेंट ली है। अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपने विचारों को एसर्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोपना चाहते हैं, तो एक बात बताइए कि इससे हासिल क्या होगा? लेकिन फिर भी अगर आप यही चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर उसके लिए हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे तो फिर हम आपसे आपके विचारों को भी समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आपके पास सचमुच में कोई ऐसा इंसाइट या ऐसा कोई विचार आपके पास है जिससे हम लाभान्वित हो सकें तो हम उसे ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमने अपने अनुभव से पाया है कि ज्ञान को कभी भी खुले मुंह के रास्ते से अंदर आते नहीं देखा गया है। ज्ञान को हमेशा बंद मुंह और खुले कानों के रास्ते से ही अंदर आते देखा गया है। और अगर आप किसी भी एनालिसिस को थोड़ा सा समय दे करके चलते हैं, जैसे कि
सबसे पहले तो लग्न भाव, लग्न कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए, इसके बाद चंद्र कुंडली का, इसके बाद नवांश कुंडली का, इसके बाद कारकांश कुंडली का, इसके बाद स्वांश कुंडली का, इसके बाद नक्षत्र पदों का कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, फिर उनकी डिग्री कितनी है। इसके बाद और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि नक्षत्र का पाया आता है, जैसे कि कोई जलचर है, कोई गौ है, कोई व्याघ्र है, कोई मनुष्य योनि में है, कोई देव योनि में है, आदि नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, अंत नाड़ी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। और अगर आप हस्तरेखा वाला पैकेज भी चुनते हैं तो हस्तरेखा और फेस रीडिंग को भी लेकर के चलते हैं, और अंत में महादशा अंतरदशा की भी चर्चा करते हैं। और तब बारी आती है सॉल्यूशंस की। तो क्या इतनी सारी बातें अगर हम आपको बता रहे हैं और अगर आप ही ज़्यादा बोलेंगे तो क्या हम आपको अपनी बात कभी भी पूरी करके बता पाएंगे? और जब आप हमें अपनी पूरी बात बोलने का मौका देंगे, क्योंकि आपने हमसे कॉल किया है हमारी बात सुनने के लिए, न कि अपना ज्ञान हमें देने के लिए। हाँ, आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं, तो वो तो हम सुनेंगे ही। हमने ये कब कहा कि हम आपकी समस्याएं नहीं सुनेंगे? अगर आपकी समस्याएं हम नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे और उनको रिलेट कैसे करेंगे? तो आपकी कुंडली में जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में चर्चा की, उनको आपको बताने के दौरान ही वो बात आएगी सामने, जो बात आपके लिए एज ए सॉल्यूशन, एज ए रेमेडी काम करेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं या किसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या आपको लगता है कि अब तक ज्योतिष ने आपके लिए काम नहीं किया, आपने बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखाया या आपने बहुत पूजा पाठ करवाया, इसीलिए ये आगे भी काम नहीं करेगा, तो आप गलत हैं। यहाँ पे बात विश्वास की है, फेथ की है, कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक दीपक को जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए रात में, तो ये आपके लिए काम करेगा। तो ये विश्वास, ये इंटेंट मेरी है जो आपके लिए काम करेगी। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, साधना की शक्ति है, ज्योतिष का अभ्यास है, ज्योतिष का अध्ययन है, और प्रिजुडिस का अभाव है, पूर्वाग्रह का अभाव है। मतलब कि मैं ये कभी नहीं कहता कि आप पूरी तरह से गलत हो और मैं पूरी तरह से सही हूँ। हालांकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन ये जो पूर्वाग्रह है कि मैं ही सही हूँ, ये अहंकार, ये ईगो, ये ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि अब उसके पास आखिरी ज्ञान भी आ गया, तो उस व्यक्ति की ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों रुक जाती है। उम्मीद है इन बातों को आप समझेंगे। और जन्म कुंडली की एनालिसिस कराने के बाद और हस्तरेखा की एनालिसिस कराने के बाद कम से कम आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी, एक नई चीज़, एक ऐसा ज्ञान होगा, बशर्ते कि आप मुंह को बंद रखें और कानों को खुला रखें, जो कि पहले नहीं थी आपके पास। और उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, ये आपकी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। मैं फिर बता दूं कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये सभी नवग्रह, ये सभी 12 ग्रह, 12 राशियाँ, इनके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, ऊर्जाओं की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। और ये आपकी मदद भी करेंगे अगर आप इनकी मदद लेने का तरीका जानेंगे। और ये जो हैक है कि आप जीवन में तमाम मुसीबतों से, लाख प्रकार के संकटों से, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बीच में से जा कर के ग्रह आपकी मदद करेगा, इसे हैक कहते हैं। और ये हैक वो वाला हैक नहीं है, ये वाला वो हैक है, वो ट्रिक है जो कि एथिकल है, जो लीगल है, बाय स्पिरिचुअल लॉज, बाय द लॉज ऑफ नेचर। और ये आपके लिए भी काम करेगा, भले ही आपकी राशि कोई भी हो, भले ही आपको यकीन ना हो, भले ही आपको बहुत यकीन हो। और सिर्फ यकीन होने से भी काम नहीं बन जाता। बहुत सारे लोग बहुत श्रद्धालु हैं लेकिन दुखी हैं, और बहुत सारे लोग बिल्कुल भी श्रद्धालु नहीं हैं, ज्योतिष पे कम विश्वास है, ज्योतिषियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, लेकिन परेशान हैं, लेकिन रेस्टलेस हैं, लेकिन अपने ईगो के कारण मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मानेंगे कभी भी। और वो उल्टा आपको ही ज्ञान दे देंगे या मुझे ही ज्ञान दे देंगे, और ज्ञान देने के बाद उनको खुशी महसूस होगी। और मैं बस इतना ही कहूँगा
कि आपने अपना काम कर लिया, तो अब खुशी मनाइए। आप कोई भी मदद तभी की जा सकती है जब आप विनम्र हों, जब आप झुके हुए हों। जब तक आप झुके हुए नहीं होंगे, जब तक आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, उपाय तो छोटा सा बताया जाएगा। वो उपाय ऐसा होगा जो आपको हर जगह, हर न्यूज़पेपर में, हर वेबसाइट में, हर वीडियो में मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा। उनमें से ज़्यादातर तो आप भी जानते हैं। आज के समय में जो कोई भी ज्योतिष के बारे में वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे, कोई भी दर्शक हो, वो भी अगर पूरा नहीं तो आधा ज्योतिष तो जानता ही है। तो मैं ये उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्योतिष नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आपने पहली बार मुझसे ही ज्योतिष सुना होगा, मुझसे ही ज्योतिष सीखा होगा आपने। मैं ये तो नहीं दावा कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो कोई भी व्यक्ति जिससे इन्वॉल्व है, वो उसमें इतनी बुरी तरह इन्वॉल्व है कि वो उसमें कितना फंसा हुआ है, इस बात को वो नहीं देख पा रहा है। दो व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं और एक साधारण सी चाल से एक व्यक्ति की जीत हो जाएगी, उसको नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके दिमाग में 50 बातें हैं, 100 बातें हैं, 5000 चालें हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो बाहर से दिख रहा है, वो व्यक्ति उसको एक ऐसी चाल बता देता है, अगर वो उस वक्त गुस्सा नहीं हो तो वो उस चाल से जीत की ओर बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर आप अपनी कुंडली खुद देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो पहले तो यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हैं। जो लोग अपनी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं या अपने बनाए हुए वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपने बोले हुए प्रवचनों को ज़्यादा सुनते हैं, तो उनकी अपनी एनर्जी और अपनी आत्मा का इंटरमोलेशन हो जाता है, जिसके कारण कि उनके बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं और वो जीवन में फेल्योर हो जाते हैं। अपनी कुंडली तो आपको अपने से देखनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स के लिए जानकारी रखनी चाहिए कि लग्नेश ये है और इसकी महादशा चल रही, इसकी अंतर्दशा आएगी। लेकिन अगर आप खुद ही कैलकुलेट करने चले गए तो आपको पता है क्या होगा, आपके जीवन में हताशा के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये एक इतना गहरा विषय है जिसके बारे में कि मुझे आपको समझाने के लिए एक नया वीडियो बनाना होगा, जिस पे काम चल रहा है, मैं बना रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ फिर से कि अगर आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे, अपनी कुंडली को नहीं देखेंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? ये सवाल आपने कभी पूछा है? क्या आप जानते थे कि ऐसा सवाल भी कभी कोई आपसे कर सकता है? क्या आप कभी इस बात को सोचते थे, कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की कि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी बनाई हुई चीज़ों को नहीं देखेंगे और देख देख करके खुश नहीं होंगे, तो आप फिर करेंगे क्या? आपके जीवन में फिर बचेगा क्या? आपके जीवन में इसके अलावा और है क्या? लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों की ओर जाने की ज़रूरत है जहाँ पे ज़िंदगी आपको पुचकार के प्यार से बुला रही है, या फिर ललकार के बुला रही है, या फिर आपको धक्का दे करके वहाँ भेज रही है। आप सुनते ही नहीं हैं, आप देखते ही नहीं हैं। ज़िंदगी आपको सफलता देने के लिए पुकार पुकार करके बुला रही है, लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है? क्या आप कभी अपनी आत्ममुग्धता से मुक्त हुए हैं? फिर वो चाहे आपके जीवन की समस्याएं हों या उपलब्धियां हों, ये सभी क्षणिक चीज़ें हैं। अगर आपको ऊपर उठना है, विराट बनना है, इतना महान बनना है कि आप जितना सोच पाए, आपने जितनी दूर तक टारगेट रखा कि मुझे इतना महान बनना है, उससे भी ज़्यादा महान बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्व से मुक्त होकर के पर की ओर, बाहर की ओर दिखना होगा और दृष्टि डालनी होगी। और वो बाहर क्या है? वो बाहर बाहर की दुनिया है। और मैं उसके लिए क्या नाम दूँ? अपने आप से मुक्त होकर के बाहर की ओर देखिए, न तो अपनी जन्म कुंडली में उलझे रहिए और न ही अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि वो अपने जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, और अगर मैं उनको कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ जो ऊपर से देखने में बिल्कुल साधारण सामान्य सी बात नज़र आती है, तो उनमें से बहुत सारे लोग मन में निराश हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें क्या है? जैसे मैंने एक व्यक्ति को कहा कि तुम शाम के समय 1 घंटे के लिए लॉन्ग वॉकिंग करने चले जाओ, लेकिन ध्यान देना उधर जाना जिधर तुम्हें खुली हवा मिले, खुला आकाश मिले, और जहाँ पे तुम डूबते हुए सूर्य को भी देख सको। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने कहा,
उन्होंने नहीं किया, नहीं समझा उन्होंने। वही एक घंटा तो था जिसमें कि वो अपने आप से मुक्त हो सकते थे और कॉस्मोस से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते थे। और अगर आप एक बार विराट से, कॉस्मोस से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, पूरी सृष्टि से कनेक्टेड हो जाते तो आप अपने आप से तेज़ी से मुक्त हो जाते, और ना तो आपके जीवन में आत्ममुग्धता रहती, ना आपकी समस्याएं रहती, वो कहाँ विलीन हो जाती। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, देखने में वो छोटी सी थी। मैंने एक व्यक्ति को कहा कि जो भी भूखा पशु आए, चाहे वो कुत्ता आए, गाय आए, चिड़िया आए, घर का कुछ भी खाना, बचा हुआ खाना निकाल करके उसको दे दो। कम से कम उतनी देर के लिए आप अपने बारे में नहीं सोच रहे होंगे। और वहीं से फिर कुत्तों की एक सृष्टि होती है, गायों की एक सृष्टि होती है, पंछियों की एक सृष्टि होती है, चींटियों की एक सृष्टि होती है। इस सृष्टि में हमें मदद दे करने की काफ़ी क्षमता होती है इन सारी सृष्टियों में। और अगर वो एक बार हमारा बोझ उठा ले, जैसे कि आपने राहु और केतु को शांत करना है तो कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो। अगर राहु और केतु खुश हो गए तो पता है आपको कभी भी पैसा नहीं घटेगा, कभी भी खाने पीने की चीज़ों की, सामान्य जो लोग भोजन के लिए इतना ज़्यादा दुनिया में मारा मारी करते हैं, काम करते हैं, किसी लिए कर रहे हैं, वो खाने पीने की चीज़ें उनको कभी नहीं घटेंगी, ज़रूरत का पैसा उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आप कुत्तों को खाना देना शुरू करो, लेकिन अपने आप से मुक्त होना ज़रूरी है। फिर घर लौटे, अपने आप के बारे में सोचने लग गए। और देखिए, आपके जीवन में जो दुख है वो तो दुख है ही, लेकिन आपके जीवन में जो सुख है वो भी दुख रूप है, आगे चल कर के दुख बन जाता है। क्यों दुख बन जाता है? आपने उसको इतना ज़्यादा पीसा है, इतना ज़्यादा चाटा है, इतना ज़्यादा उसका आनंद उठाया है कि वो अपनी सभी शुभताओं को, सारी अच्छाइयों को खो चुका है। अब वो आपके लिए एक बोझ, एक अभिशाप बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि आप अपने जीवन में दुश्मनों से कैसे मुक्त होंगे, गरीबी से कैसे मुक्त होंगे। सवाल ये नहीं है कि आप अपने जीवन में अभिशापों से कैसे मुक्त होंगे, बुरे ग्रहों के प्रभावों से कैसे मुक्त होंगे। कैसे मुक्त हो पाएंगे आप जब तक आप अपने आप को ही पकड़े रहेंगे। सवाल तो ये है कि आप अपने आप से कैसे मुक्त होंगे।